इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। संभल जिले को 14 वर्षों के बाद अपना जिला मुख्यालय मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहजोई में 80 करोड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड जिला मुख्यालय कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल में कत्ले आम और दंगा करने वालों को अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने संभल की धरती पर पाप किए और पाप कराए, उनको सजा मिलकर ही रहेगी। बंदे बंदे जनपद संभल की 660 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष, इसी माटी के सपूत चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, इस चंदोसी विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक, प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रभारी मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र श्री दिग्विजय सिंह साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी से हेमंत राजपूत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनामिका यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, सत्यपाल सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक से जीत सिंह राजू यादव जी, पूर्व एमएलसी श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, केला देवी मंदिर के सम्मान्य श्री महंत ऋषिराज गिरी जी, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में संभल की इन परियोजनाओं के लिए आज यहां पर उपस्थित संभल के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, भगवान कल्की और भगवान हरिहर की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं और रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व मिलने वाले इन उपहारों की शुभकामनाएं भी देता हूं। नौ अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन हमारे यहां सनातन धर्म की परंपरा में एक पुरोहित के द्वारा एक यजमान के हाथों की यजमान के लिए, एक बहन के द्वारा एक भाई के लिए एक पवित्र सामाजिक बंधन के इस आयोजन के साथ
हम जुड़ने जा रहे हैं। याद करिए, पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला सनातन धर्म की परंपरा में हम सबको इसकी गहराई, इसके महात्म, इसके सामाजिक और आध्यात्मिक महात्म की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। भाई बहन के बीच संवाद और संपर्क कैसे होने चाहिए, एक पुरोहित का यजमान के प्रति दायित्व क्या होना चाहिए, इन सब के लिए ये पर्व और त्योहार हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इसीलिए तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को हर वाहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक सहयात्री के साथ में वे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से भी कहीं तक यात्रा कर सकती हैं, कोई किराया उनसे चार्ज नहीं होगा। ये बहनों को ये डबल इंजन सरकार की एक उपहार है। और अगर बहनों को उपहार मिल रहा है तो गुलाब देवी जी तो इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि जिला मुख्यालय बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। आज वही जिला मुख्यालय का उपहार देने के लिए हम संभल नगर को आए हैं। बहनों और भाइयों, संभल की घोषणा हुई थी 2011 में। पिछले 14 वर्षों के पास संभल के पास अपना जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। हमने 288 करोड़ पुलिस लाइन के लिए यहां स्वीकृत किए हैं, काम चल रहा है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां सीएम ने आपदा प्रभावित धराली हर्षिल क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के संबंध में मालती में एनडीआरएफ, डीजी, आईटीबीपी, डीजीपी उत्तराखंड और अन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। साथ ही सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। दिल्ली में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर कहा कि धराली पूरी तरह खाली है, अब वहां पर कोई नहीं है। गांव के 7 लोग लापता हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी सीएम से बात हुई है तो उन्होंने मुझे ये बताया, बाहर से जो आए हैं उन्हें देहरादून एयरपोर्ट पर छोड़ा जा रहा है और बाकी जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आईटीबीपी कैंप में रखा जा रहा है। आपदा से जो गांव बुरी तरह प्रभावित हुआ है वो है धराली। तो धराली तो पूरी तरह खाली है, वहां पर कोई भी है नहीं इस समय। गांव के 7 लोग मिसिंग हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई तो उन्होंने ये मुझे बताया। बाकी जो लोग वहां पर रोके गए हैं, जो यात्रा पर थे, कोई गंगोत्री में है, कुछ हरसिल में है, जहां जहां पर भी रुकने की व्यवस्था है, तो उनको सबको, जो बाहर से लोग आए हैं उनको सीधा देहरादून एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया जा रहा है। और जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको जो वहां पर सेना का जो हमारा केंद्र है आईटीबीपी का है, वहां पर उनको रखा गया है। और अभी और जो किसी तरह की कैजुअलिटी का भी कोई जानकारी नहीं है। और बाकी इस समय सामान्य स्थिति, जो बाकी गांव हैं और वो सब ठीक सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी की जातिवाद का जहर फैलाने की राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ है। हमें समाजवादी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर कहा कि पूरी दुनिया भारत के चुनाव आयोग की तारीफ करती है, ऐसे संस्थानों को कटघरे में खड़ा करना राहुल गांधी का फैशन बनता जा रहा है। पाठशाला चला रहे, 4 बार इन लोगों की सरकार रही और जहां गरीब का बेटा पढ़ने के लिए जाता है वो परिषदी विद्यालय, आप सब लोगों ने देखा होगा। इनके ज़माने में हाथ में बोरा टाट लेकर बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए और कहीं कहीं तो पेड़ के नीचे पढ़ने पर मजबूर थे। कायाकल्प योजना चलाकर तमाम परिषदी विद्यालयों का
कायाकल्प हुआ है, आप सब लोगों ने कवर किया है, आप सब लोगों ने देखा है। तो जाति का जहर समाज में घोलकर जो राजनीति और सियासत समाजवादी पार्टी करना चाहती है, जनता उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी तरीके से जानती है। सरकार को क्या करना है ये हमें न ही समाजवादी पार्टी से सीखने की ज़रूरत है, ना ही उनके नेता से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जिस रास्ते पर चले तो जनता ने उनको प्रतिपक्ष में बिठा दिया, विपक्ष में बिठाने का काम किया। तो हमें उनसे सीख नहीं लेना है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के नाम पर समर्पित है और विकास को आधार बनाकर सरकार की योजनाएं आगे चलती हैं। तो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो विषय है, हमारे जो एजेंडा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती रहेगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पे निशाना साधा है और महाराष्ट्र को उदाहरण देखिए, संवैधानिक प्रतिष्ठानों को और ऐसे हमारे जो प्रतिष्ठान हैं जिनकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। बल्कि जब यहाँ चुनाव चलते हैं तो पूरी दुनिया सीखने के लिए भारत में आती है। ऐसे प्रतिष्ठानों को कटघरे में खड़ा करना राहुल गांधी जी का फैशन बनता जा रहा है और जनता सब इन बातों को समझती है। राहुल जी को जो कहना हो कहें, उनकी बात को कितना गंभीरता से देश लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में होम स्टे पॉलिसी में सुधार, पंजीकरण की प्रतिक्रिया, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर खुलकर चर्चा हुई। बैठक में सबसे तीखा विरोध सरकार की तरफ से प्रस्तावित उस नियम को लेकर देखा गया जिसमें पर्यटकों को मसूरी आने से पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की बात कही गई। होमस्टे संचालकों का साफ कहना है कि यह नियम न केवल पर्यटकों को असुविधा देता है बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन पर नकारात्मक असर डालेगा। होमस्टे स्वामियों के हित की लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा होमस्टे स्वामियों को किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा साफ निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में अधिक से अधिक होमस्टे बने, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, अधिक से अधिक भवन स्वामियों को होमस्टे द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका दिया जाए। ऐसी नीति राज्य सरकार केंद्र सरकार की संयुक्त रूप से है। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी द्वारा, अब माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी द्वारा भी समय समय पर पर्यटन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होमस्टे स्वामियों के साथ ना हो और होमस्टे स्वामियों को पूर्ण रूप से हर प्रकार की सुविधा देते हुए उनके आयोजन में, उनके संयोजन में और उनके संचालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई भी अटकलें ना आए, ऐसा सोच हमारी सरकार रखती है। हमने 15 दिन पहले एक संयुक्त बैठक में होमस्टे स्वामियों के साथ ये बात करी थी कि अगर पर्यटन विभाग द्वारा सरकार की छवि दुर्मिल करने का प्रयास, खराब करने का प्रयास किया जाएगा और होमस्टे स्वामियों का उत्पीड़न किया जाएगा तो आवश्यक रूप से मसूरी के होमस्टे अध्यक्ष देवी गोदयाल जी के साथ मैं स्वयं धरने में बैठकर कार्यों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। वो सरकार द्वारा, टूरिज्म विभाग द्वारा मसूरी और नैनीताल को विशेष ये उन्होंने किया था कि जो मसूरी आएगा वो रजिस्ट्रेशन करके आएगा, जो भी टूरिस्ट आएगा। परंतु पिछले हफ्ते उनके साथ एक बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि टूरिस्ट को नीचे में रोक करके उनका जो रजिस्ट्रेशन है, जब वो होटल के अंदर आ जाए, होम स्टे के अंदर आ जाएगा तो उसका उसी टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। तो इसमें लगभग हमारे मसूरी में वर्तमान समय में 150 करीब जो होम स्टे है, उनका मानना यह है कि उसका हम विरोध करते हैं कि जो देहरादून में वो कर रहे थे मसूरी आने से पहले, और अब हम मसूरी में ही जब वो हमारे होम स्टे के अंदर इंटर करेगा तो उसी वक्त जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। उसमें तमाम होम स्टे स्वामियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। नहीं, उसको तो सरकार ने पूर्णतः उसको लागू करना ही करना है। अभी तो 2 जगह पे उन्होंने किया है, मसूरी और नैनीताल को। तो उसमें हमारा ये विरोध था, विसंगति उसमें ये थी
कि वो टूरिस्ट को मसूरी से बाहर, यानी कि जैसे कोलुखेत पे रोक करके तब वहां वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उसका हमने विरोध करा, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन करने में जो मसूरी पर्यटक आएगा उसको दिक्कत हो रही थी। तो अब ये निर्णय लिया गया है एसोसिएशन द्वारा भी, और हम उसको निर्णय को सरकार को दे दिया है, अपना निर्णय बता दिया है कि टूरिस्ट जब मसूरी के अंदर इंटर करेगा और जब वो किसी होम स्टे के अंदर जाएगा तो उस टाइम वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। तो इसमें हमको होम स्टे वालों को कोई आपत्ति भी नहीं। विभाग के तौर पे हमारी बात हुई थी क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी से, हमने ये कहा था कि वो हर हफ्ते यहाँ पे कैंप लगाएंगे, जिसमें और भी समस्याओं का निदान होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन, होम स्टे का रजिस्ट्रेशन हो और रिन्यूअल का समस्या हो, और ये जो नया पोर्टल उन्होंने जारी करा है, इस पोर्टल की जानकारी भी वो हमको समय समय पे देंगे। और कुछ हमारे एसोसिएशन में कुछ पढ़े लिखे लड़के हैं जो उसको समझने में सक्षम है, तो हम भी अपने माध्यम से, होम स्टे यूनियन अपने माध्यम से तमाम जो सदस्य हैं उनको उसकी जानकारी भी देगी, और उसकी जानकारी से जो है सबको लाभान्वित कराने। हल्द्वानी में काठगोदाम थाना क्षेत्र के पश्चिमी खेड़ा में 11 साल के अमित मौर्य हत्याकांड मामले का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के घर के आगे से गड्ढा खोदा, लेकिन मृतक का सर और हाथ बरामद नहीं हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीम लगी हुई है। गायब अंक बरामदगी के लिए पुलिस की टीम में काम कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, हम अपने लेवल पे जो है सारे एफर्ट कर रहे हैं। फसल की जो हमारी लोकल टीम है, उसके अलावा टीम भी आई है। हमारा जो ट्रैकर डॉग है वो है, यहाँ पे बहुत सारी टीमें लगी है। सेक्टर जोन बना के हम सर्च कर रहे हैं, और जितने भी सर्च के पॉसिबल मेजर्स हैं वो सारे हमने यूज किए हैं। क्योंकि गाँव का एरिया और काफी बड़ा एरिया, आसपास में खेत भी है, बारिश का भी मौसम था, तो हर जगह पॉसिबिलिटी को हम देख के सर्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी कोई चीज़ हमें मिलेगी। सर, तांत्रिक वाला मामला रहा है कि तीसरे बच्चे के हाथ पैर काटे गए, किस लिए, क्या पुलिस इस नजरिए से भी जांच कर रही है? पुलिस हर एंगल पे काम कर रही है, और जो भी पॉसिबल एविडेंस हमें मौके पर मिल रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन चीजें आ रही है, हर एंगल पे हम काम कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया जांच में क्या है? कुछ हिरासत में लिए गए लोग? सस्पेक्ट लोगों को पूछताछ में बुलाया गया है, उनसे इंट्रोगेशन चल रहा है। सर, कहीं ना कहीं साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है, परिजनों का, कि कल उन पर लाठीचार्ज करा गया पुलिस द्वारा। कैसे देखते हैं? इस चीज को दिखा रहे हैं कि क्यों ये चीज हुई है, ऐसे कौन लोग थे जो पुलिस अपना काम करने से रोक रहे थे, और किन परिस्थितियों में फोर्स यूज किया। उपकरण है, मेरा छोटा लड़का था 10 साल का, ये घटना हुई है। उसकी बॉडी तो बन गई है, सिर और हाथ नहीं बन पा रहा अभी, और उसे अभी तक कोई पुलिस शासन ने कोई अभी हमें वो नहीं दी है ये बन पाए। कितने दिन हो गए? आज चौथा दिन हो गया। क्या लग रहा है आपको, क्यों किया होगा आपकी बेटी के साथ ऐसा? ये हमारे तो ऐसे लग रहा है, अगर सिर नहीं बना है और हाथ नहीं बना है तो बलि दी है। किसने दी है? यही लोग हैं जो मुलजिम है, 4-5 जने हैं, ये पूरा परिवार है इनका। क्या कह रही पुलिस? पुलिस ये कह रही है हम मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, मगर हमें क्या पता क्या करना है। देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के चलते पुलिस ने 11 घाटों में लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया है, जहां पुलिस ने घाटों के किनारे भ्रमणशील रहकर लगातार लाउड हेलरों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया। साथ ही सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। रामनगर में गायों के भोजन के लिए पालिका ने 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम और ईओ अकोला उनियाल ने बताया कि 2 गो ग्रॉस वाहन पहले से ही शहर में चलाए जा रहे हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को पालिका में शामिल करने के बाद यहां भी 2 ग्रॉस वाहन शुरू कर दिए गए हैं। पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने लोगों से अपील की है कि वह अन्न को बर्बाद ना कर घर में बची रोटी और सब्जी गो ग्रॉस वाहन में डाले। प्रकरण नहीं है, ये स्वाभाविक काम है, पुण्य का काम है। ऐसा काम है जैसे हमने रामनगर में शुरू किया था घर घर रोटी लेने का। एक तो उसमें हमारी सोच ये है कि रोटी की बेहुरमती नहीं होगी, अन्न ज़मीन में नहीं गिरेगा, और वो हम इसमें डालेंगे हमारे गौग्रास की गाड़ियों में, तो हम उसे कामधेनु गौशाला में पहुंचाएंगे ताकि वो हमारी गाय खाएं। हमारी सोच ये है, तो इसी हिसाब से ये रामनगर में था, तो हमने यहाँ भी स्टार्ट करा है, और हम लोगों से अपील कर रहे हैं
कि कृपया हमारे गौगिरास की गाड़ियों में 2 गाड़ी चलेंगी, हमारे गौगिरास की गाड़ी में ही आप रोटी दे सकते हैं या सब्जी के छिक्कल वगैरह, गीली सब्जी हमें नहीं चाहिए। मसूरी में इन दिनों बाइक और स्कूटी से बैटरी और पेट्रोल चोरी की वारदातें तेजी से बढ़ रही है। जब चोरों ने 6 स्कूटियों को निशाना बनाते हुए पेट्रोल और बैटरियां चुराकर मौके से फरार हो गए। साथ ही कई स्कूटियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह एक हफ्ते में दूसरी वारदात है और अब तक पुलिस इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चोरों की हरकतें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई है। इसके बावजूद भी पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं मसूरी कोतवाली संतोष कंवर ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। सुबह 4 बजे के आसपास की बात है और 4-5 स्कूटी, वैसी स्कूटी तो खैर 8-10 खड़ी रहती है वहाँ पर 4-5 स्कूटी ने खोली है और बैटरी 1-2 लगभग ली गई उठा के। पहले ये 2-3 एक दफे पहले भी आए थे। ये चीज जो है फोन फान उठा के ये घटना है। जरा इसमें जो है थोड़ा सा हर आदमी संज्ञान ले तो ताकि ये पकड़े जाए। नहीं, ज्यादातर मुझे लोकली के जहाँ के लोकली हो सकते हैं, उन्हीं का आना जाना नशेड़ी टाइप के लोग है, यही है, हो सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला 7 फरवरी का है, जब जिला कारागार सहारनपुर के जेलर प्रशांत उपाध्यक्ष ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जिला कारागार सहारनपुर में बंद कैदी अजय कुमार को समय से पहले रिहा करने का आदेश भेजा था, जिसके बाद एसएसपी सहारनपुर के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी शाम शाद को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है। देखिए, थाना जनकपुरी में फरवरी माह में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कूट रचना करके एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके जिला जेल से एक अभियुक्त की रिहाई के लिए प्रयास किया गया था। तो तत्समय फरवरी में ही जेलर की दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और उसी वक्त विवेचना के दौरान एक व्यक्ति को ईश्वर चंद को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया था। उसी का ये दूसरा अभियुक्त शमशाद उर्फ भूरा, जिसको कि गिरफ्तार करने में जनकपुरी पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त की गई है, उसको गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण ये था कि इसमें जो एक बंदी उसमें 302 के अंतर्गत जेल में सजा काट रहा था, उसको उसी जेल में रहने वाले इसी भूरा और शमशाद ने लालच दी कि मैं तुमको बाहर निकल के इसमें किसी तरह से मैं जमानत दिलवा दूंगा। जमानत के नाम पर उससे जो बताया गया कि 5 लाख रुपए के आसपास का पैसा उससे वसूला गया और इस मामले में एक कूट रचना करके स्पेशल नेशनल कोर्ट के नाम से एक लेटर और एक जमानत पत्र फर्जी बनाते हुए डाक के माध्यम से भेजा गया। इसको पुलिस ने ट्रैक किया और इस पर अच्छी कार्रवाई की और ये गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त है शमशाद और भूरा, इसके ऊपर धोखाधड़ी के और आर्म्स एक्ट के करीब 8 मुकदमे जनपद सहारनपुर में पंजीकृत है। इसके अलावा और भी इसके यमुनानगर में भी कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसको कि निकलवाया जा रहा है और इसमें आगे भी इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ से इन्होंने लेटर तैयार करवाया, क्या क्या नेटवर्क कहाँ का? देखिए, इसमें जो अभी तक प्रकाश में आया है विवेचना में कि इनके जो लेटर हैं ये जगदीशपुरा थाना क्षेत्र आगरा है, वहाँ पर इन्होंने ये सारी कार्रवाइयाँ की थी और उसके अलावा लगातार इनके यहाँ सहारनपुर में भी नेटवर्क था, जिसके तहत ये सब इसी तरह की धोखाधड़ी करती है और इसका इन्होंने प्रयास किया था। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां ऑपरेशन सशस्त्र अभियान के तहत बहादुरगढ़ पुलिस ग्रामीणों में अपनी दहशत का भौकाल पैदा करने के लिए अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें पुलिस ने 2 सगे भाइयों को एक तमंचा, 315 बोर का एक तमंचा, पोनिया में खोखा, जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। वहीं मामले को लेकर थाना प्रभारी मनोज बालियान ने कहा कि अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले दोनों सगे भाइयों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है और विधिक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये एक अच्छी कार्रवाई थाना बहादुरगढ़ की पुलिस ने करी है। कल रात में गश्त के समय थाने को सूचना मिली, धारा 112 जो हमारा जो है यूपी 112 से सूचना मिली कि ग्राम गंदू नगला में एक जगह बताई गई, वहाँ पे कुछ 2 लोग फायरिंग कर रहे हैं। तो ये उस सूचना पे पहुंचे और इन्होंने जो वहाँ गिरफ्तारी करी है, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। काफ़ी अच्छा देसी असलाह जो बरामद है, एक 12 बोर का एक तमंचा है अवैध और एक पोनिया 315 बोर की है
इसकी भी जो बैरल है ये जो है ये डिसमेंटल की जा सकती है, शायद बैरल इसकी डिसमेंटल हो जाती है। हाँ, फोल्डिंग, तो इसको छोटा असला भी बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। तो ये एक अच्छी बरामदगी हुई है और इसके लिए ये सराहनीय कार्य जो है। सर ये दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं और इसमें क्या एक फौज में तैनात भी बताया जा रहा है, फौजी भी है क्या? हाँ, इस बात की जानकारी हुई है, इस बात की, लेकिन इसकी पहले पुष्टि करनी पड़ेगी। प्राथमिक जानकारी यही है कि इसमें से एक जो है सेना में कार्यरत है, उनके अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। सर उद्देश्य क्या था इनका? देखिए, गांव में बैठ करके इस तरह से फायरिंग करते हैं, शराब पीने के बाद में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए करते हैं, और उसी प्रकार का उद्देश्य लग रहा है कि ये लगा करके ये फायरिंग कर रहे हैं। सर कहां से सप्लाई असली खरीदे गए? इस बारे में जानकारी की जाएगी विवेचना के क्रम में, चूंकि इनको तो तुरंत ही अभी हमको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, तो इसलिए अभी इस बारे में बहुत गहराई से जानकारी नहीं हो सकी है। इसको जल्दी हम जानकारी करके इसका कहाँ से आ रहा था या कहाँ पे जाते ये असले, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेजेस हैं उसके बारे में हम गहराई से छानबीन करके विवेचना में इस पक्ष को भी सम्मिलित करेंगे। नहीं, इस मामले में चोरी की कोई अफवाह नहीं थी। जैसे रूमर फैल रहा है जनपद हापुड़ अन्य जनपदों में इनकी फायरिंग इन्होंने कहीं अन्य जगह भी फायरिंग की है? नहीं, इन्होंने कहीं अन्य जगह फायरिंग करने का तो जानकारी नहीं हुई। जहाँ तक रूमर की आपने बात बताई है, तो थाने के जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जगह जगह इसके बारे में लोगों को एकत्रित करके उनको जागरूक किया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, डिजिटल वॉलंटियर्स के मामले के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जिसकी वजह से जो सूचनाएं आती थी उन सूचनाओं की भी संख्या में अप्रत्याशित रूप से काफी भारी कमी हुई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।